अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज बहुत ही अहम मौजू लेकर हाजिर हुए हैं और वो ये है कार इंपोर्ट्स के हवाले से। हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है माशी तौर पर बहरान का सामना पहले दिन से कर रही है और उसमें एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है। और उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी सड़कों पर जो ज़्यादा गाड़ियां हैं वो जहां लोकल हैं वहीं जो है वो इंपोर्टेड गाड़ी भी मौजूद हैं और इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं है। उसके बावजूद हम 2018 में देखते हैं कि एक सबसे ज़्यादा बजट जो है यानी दूसरे नंबर पर 96.3 बिलियन जो है टैक्स जो है वो इस इंडस्ट्री ने दिया है कार इंपोर्ट्स की वजह से। आज ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला मौजूद है कराची जहाँ हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है। हर शख्स जो है वो कार लेना चाहता है या मोटरसाइकिल कम से कम वो लेना चाहता है। इसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं और हमारी सड़कों पर ट्रैफिक भी बेनतहा है। ये मसला जो है ये हर घर का मसला है और ख़ास तौर पर इंपोर्टेड कार्स जो हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं उस पर आज हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे पास जो ताजिर मौजूद हैं वो तमाम वो लोग हैं कि जो कार के हवाले से बिज़नेस करते हैं, इनके अपने शोरूम्स हैं और ये इंपोर्टेड कार ज़्यादातर बेचते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद महमूद अवान साहब, चेयरमैन हैं कार एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन फॉर पाकिस्तान के। अरशद साहब आपसे आगाज़ करते हैं, आप फरमाएं। यानी एक बात बड़े वाज़ेह तौर पर है, ये कहा जाता है कि भाई इंपोर्ट कम हो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। बिल्कुल। इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ लगेगी इंडस्ट्री, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जो हम बाहर बड़ी तादाद में डॉलर्स देते हैं वो नहीं भेजेंगे तो फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब तो फिर तो बाहर से गाड़ी इंपोर्ट होनी ही नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? रिजवान भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक बड़े अच्छे टॉपिक को आज के इसके लिए मुंतखब किया और हमें मौका दिया कि हम जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश करें। जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि लोकल कार इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए, हम उसके बिल्कुल हक़ में। ऑन द कंट्री, जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, तो उसमें जब हम इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनकी इंपोर्ट से हमारी इकॉनमी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अब वो इम्पैक्ट कैसे नहीं है, बिल्कुल एक ये सवाल जहन में आता है कि जब हम डॉलर्स भी बाहर भेज रहे हैं तो जो इस वक्त पॉलिसी अवेलेबल है जिस पे गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें जितनी भी रेमिटेंसेज हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ खुद अरेंज करते हैं। और ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें सप्लायर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है और कंज्यूमर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अगर मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक शख्स, एक आम शख्स जो कार लेना चाहता है उसके पास दो चॉइसेस मौजूद हैं। या तो वो हमारी लोकल जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो तीन ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ से वो कार ले ले या रीसेल पे ले ले या वो आपके शोरूम्स पर आए और वहाँ से आकर जो है वो इंपोर्टेड कार ले। तो जब वो इंपोर्टेड कार लेगा तो उसे इतनी महंगी कार लेगा और वो ये सोच रहा होता है कि जो मैं महंगी कार ले रहा हूँ, ज़्यादातर जापान से बनी हुई कार आती हैं, तो ये मेरा पैसा जो है ये जापान जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो ये फिनोमिना का जो लोकल जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ वो महंगी हैं, वो बिल्कुल महंगी नहीं है, वो वैल्यू फॉर मनी है। जब कंज्यूमर उनको बाय करने के लिए आता है तो डेफिनेटली अगर हम पिछले लास्ट 10 ईयर्स में देखते हैं कि इज़ देयर एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इंपोर्टेड कार्स इन द लोकल कार इंडस्ट्री, सो वी फाइंड नो नेगेटिव इम्पैक्ट इन एनी रिस्पेक्ट। अगर हम उनकी अर्निंग पर शेयर देखें, उनके डिविडेंड्स देखें, उनकी ग्रोथ देखें तो वो 25% से ज़्यादा है। इसको मैं ज़्यादा एलिब्रेट करूँ तो ऐसे एलिब्रेट करूँगा कि 2007 में जो हमारी लोकल कार इंडस्ट्री है वो 1,36,000 गाड़ियाँ बना रही थी और आज 2017-18 के अगर हम फिगर्स देखते हैं जो कि विकीपीडिया पे अवेलेबल हैं, वो 2,86,000 गाड़ियाँ बना रहे हैं। उनकी अर्निंग पर शेयर जो कि पहले 22 रुपये पर शेयर थी वो इंक्रीज़ करके जो है 44-45 डॉलर्स रुपीज़ पर चली गई है। अगर हम उनके रेवेन्यूज़ देखते हैं जो कि हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो इन ऑल रिस्पेक्ट दे आर ग्रोइंग, देयर इज़ नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लोकल इंपोर्टेड कार्स और लोकल कार इंडस्ट्री। एक तो ये सवाल हो गया। अब हम इस चीज़ कहते हैं कि जब कंज्यूमर मार्केट में आता है तो हमने अभी तक जितने भी स्टैटिस्टिक्स देखे हैं इनकी ग्रोथ कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, इनकी कोई ग्रोथ में फ़र्क नहीं है। हम वो सेक्टर को सिर्फ उस गैप को पूरा करते हैं जो कि लोकल कार इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं करती। इस वक्त जैसे 4.5 लाख गाड़ियों की जो है वो कंजम्पशन है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से 2,86,000 गाड़ियाँ जो है मुल्क में बन रही हैं और 80,000 गाड़ियाँ लास्ट ईयर आई हैं। स्टिल देयर इज़ अ गैप ऑफ 86 to 87,000 गाड़ियों का अभी भी गैप है। उस गैप को पूरा करने के लिए, उस डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने के लिए ये इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हैं वहाँ से, उनकी तरसीलात भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ही वहाँ से करते हैं,
वो उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं और इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इन इकॉनमी में नहीं पड़ता और हमारी इकॉनमी को अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़, इन टर्म्स ऑफ जो हमारे ऑयल इंपोर्ट बिल हैं उस पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। शेख फैसल परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं अटैक के, यानी ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन कराची के। फैसल साहब, अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब हम ख़ास तौर पे जापान जाते हैं, मैं भी गया, वहाँ पे बहुत से लोगों से मिला जो जापानीज़ जो पाकिस्तानी ये काम करते हैं, तो अभी हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम आई आपको नून लीग की गवर्नमेंट के आखिरी दौर के अंदर, और अभी तक ये मौजूद है कि जो जिस तरह से इंपोर्ट होनी चाहिए आसानी के साथ वो नहीं हो रही। ये मसला है क्या, ज़रा ये फरमाएं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में एलेबरेट करके बताऊंगा। बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर गाड़ी इंपोर्ट कभी होती ही नहीं है यूज्ड। आज तक कोई किसी किस्म की पॉलिसी इंपोर्ट की है ही नहीं। बेसिकली ये एक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दी हुई है, जो अपने नाम पे गाड़ी यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और उसके ड्यूटी टैक्सेस यहाँ पर गवर्नमेंट उसके रिसीव करती है। इन्होंने उस प्रोसीजर को इतना टफ़ कर दिया है, इतना टफ़ कर दिया है कि ये फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है। ये उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो वहाँ से अपना अकाउंट खोले और वहाँ से यहाँ पर अपनी रेमेंट भेजे और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट ले और उसको क्लियर करवा के भेजे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट टफ कर दिया, क्या टफ कर दिया? पहले भी तो हो रही थी। हम तो इस वक्त सड़क पे निकलते हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हमें तो इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो है बेनता बेशुमार नज़र आ रही हैं। बेसिकली जो पहले आती थी उसमें ऐसा होता था कि यहाँ पर उसको वहाँ से रेमिटेंस भेजने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं थी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है उसका यहाँ पर लोकल अकाउंट ही नहीं होता, और जो वहाँ पर लेबर क्लास बाहर काम कर रही है, जो वो जब 2 साल के बाद जब पाकिस्तान आने वाली होती है और वो बेचारे के पास थोड़े पैसे जमा होते हैं और जो वो गाड़ी खरीद कर यहाँ पर ले आता है, उसका BL जो है वो सेलेबल डॉक्यूमेंट है, उसको सेल करके वो अपना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर लेता है उससे। वो अब उससे भी गया क्योंकि उसको वहाँ पर भी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वहाँ से वो वहाँ से यहाँ पर रेमिट भेजे, उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाए, अपने अकाउंट में रेमिट भेजे, उसके बाद उसका इनकैशमेंट ले, उसके बाद वो जाकर उसकी ड्यूटी टैक्सेस उसके पास अरेंजमेंट नहीं होती, उस बेचारे के पास वो फैसिलिटी भी खत्म कर दी। सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान में है, जो हमारे लोकल कंज्यूमर्स का इशू है, देखें ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट ये है कि 4.5 लाख गाड़ी जो है वो पाकिस्तान की एनुअली कंजम्पशन है। जैसे भी अरशद भाई ने बताया कि 286,000 यूनिट्स ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 286,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के बाद 2 नई कंपनीज भी पाकिस्तान में आ रही हैं। उनको भी अगर आप दे दें कि 100,000 कार्स अगर वो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर लें, तो इशू सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर आपको, मुझे, लोकल कंज्यूमर को गाड़ी उस प्राइस पे अवेलेबल है। एक तो अवेलेबल नहीं है, 4-4, 6-6 महीने, 8-8 महीने और प्लस ओन मनी पे अवेलेबल है। जो प्राइस, जिस प्राइस पे गाड़ी अवेलेबल है, वो प्राइस भी वो प्राइस है जो जापान से ज़्यादा है, जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लेबर है। मैं भी लास्ट टाइम मेरी रज़ाक दाऊद साहब से भी मीटिंग हुई, उनको हम यही समझाने के लिए, यही बात करने के लिए गए। हमने उनसे ये कहा कि मैंने कहा सर बात ये है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं और जो आपने इंपोर्टेड पॉलिसी को इतना, जो इंपोर्टर को, जो आपने, जो सॉरी इंपोर्टर तो नहीं है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसको आपने इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो बेचारा गाड़ी भी नहीं ला सकता। उन्होंने कहा जी यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर इफेक्ट हो रहा है। मैंने कहा जी लोकल मैन्युफैक्चरर तो पिछले 20 साल से ना ही तो वो यहाँ के लोकल्स हैं, ये तीनों के तीनों प्लांट्स जो हैं ये यहाँ के लोकल नहीं है। इससे पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं है। ये लोग 15 से 30% ड्यूटी देते हैं, 15 से 30%। ये 4 अरब डॉलर से ज़्यादा यहाँ से पैसे बाहर भेजते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को 1 अरब 13 करोड़ डॉलर जो है उसकी ड्यूटी की मद में देते हैं। मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा सर अगर आप इस मुल्क के मुफाद में देखें, ड्यूटी टैक्सेस के मुफाद में देखें, तो उनका EDB से ये अग्रीमेंट था कि वो 4 साल में यहाँ पर गाड़ी के कंप्लीट यूनिट को मैन्युफैक्चर करेंगे, इंस्टेड ऑफ वो ये जो CKD किट्स इंपोर्ट करते हैं अपने वेंडर्स की थ्रू या खुद वो करते हैं। फिगर्स मौजूद हैं कस्टम में बाकायदा, 2.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है ये खुद मिलकर करता है, और इसके अलावा जो इनके वेंडर्स हैं वो तकरीबन 1.5 अरब से ऊपर की वो इंपोर्ट करते हैं। मैंने कहा सर अगर आप ये देखें कि इंपोर्टेड गाड़ियां जो आती हैं, अगर आप इसको ऑफिशियली अलाउ कर दें, आप ये कहते हैं कि जी हमारे पास डॉलर नहीं है,
इंपोर्ट होनी नहीं चाहिए। तो ये लोग जो 4 अरब डॉलर यहाँ से साल का बाहर भेजते हैं और गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट क्या देते हैं, खुद सारे अपनी जेबों में डालते हैं, गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट क्या देते हैं? मैंने कहा जी 1 अरब 13 करोड़ डॉलर। मैंने कहा अगर यही 70 से 80 हज़ार गाड़ी अगर वहाँ से हम ऑफिशियल इंपोर्ट कर लें एज अ यूज्ड कार, तो 347% जो है वो ड्यूटी स्लैब है इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा अगर ये इंपोर्टेड गाड़ी का स्लैब आप यहीं रखें तो हमें यहाँ से 35 करोड़ डॉलर वहाँ पे भेजने और हम आपको उसके अगेंस्ट 1 अरब डॉलर यहां पर देंगे। तो आप मुझे बताएं कि 1 अरब डॉलर 35 करोड़ डॉलर भेजकर अगर आपको मिले गवर्नमेंट को, वो ज्यादा बेनिफिशियल है या गवर्नमेंट जो है यहां पर 1 अरब डॉलर उनसे कोई लॉन्ग टर्म में तो कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है। मसदी अपनी इंडस्ट्री किया जाए, अपने इंडस्ट्री लगेगी और जैसे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेहतर फार्मूला नहीं होगा ना लॉन्ग रन। सर आपने बड़ा लफ्ज़ अच्छा रखा, अपनी इंडस्ट्री। हमारे पास जितनी भी यहाँ पे कंपनीज हैं, जैसे शेख फैसल साहब ने भी आपको बताया कि वो सब होल्डिंग कंपनीज हैं। उनका इवन का जो प्रॉफिट भी होता है वो भी होल्डिंग कंपनीज जो हैं वो बाहर की हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो तमाम जो प्रॉफिट भी होता है उसके भी 70% 40% जितनी उनकी होल्डिंग्स हैं यहाँ पे, उस हिसाब से ये प्रॉफिट भी बाहर ले जाते हैं। एक तो अपनी जो उनकी मेन इन्वेस्टमेंट है वो तो ले ही जाते हैं 5 से 10 साल में। दुनिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट जो होती है, ये कहते हैं हम 500 मिलियन डॉलर ले आए, हम 800 मिलियन डॉलर ले आए, बिल्कुल वो लेके आते हैं, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होता है, वो विद इन 5 ईयर्स या 6 ईयर्स या 10 ईयर्स एज पर देयर फार्मूला वो उसको वापस ले जाते हैं। शेख साहब ने अभी आपको बड़े अच्छे फैक्ट एंड फिगर्स बताए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देखते हैं या GCC के लॉज देखते हैं, उसमें क्लियरली डिफाइन है कि एक लेबर उसके लिए अकाउंट खोलने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारी ये बात बड़ी गौर से सुने कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उस बंदे को वहाँ का रेजिडेंस वीज़ा चाहिए अकाउंट खोलने के लिए, फिर उसको यूटिलिटी बिल चाहिए वहाँ का खोलने के लिए, फिर उसको उसका एड्रेस कन्फर्मेशन चाहिए। ये तमाम चीज़ें एक लेबर नहीं कर सकता, एक लेबर कम में रहता है। लेकिन ये लीगल हो जाएगा ना, मसदी पैसा जो आएगा, अगर उसके अलावा जो होगा तो फिर तो वो बैंक्स के जरिए अगर नहीं आता तो फिर वो पैसा जो है वो हुंडी के जरिए जाएगा। तो कैसे आप पैसे भेज रहा है और आ रहा है अगर वो बैंक के जरिए नहीं आ रहा जा रहा? तो मैं आपको अर्ज करता हूँ, हम इस वक्त बात कर रहे हैं ड्यूटीज़ के ऊपर कि ड्यूटीज़ कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं, और यहाँ पे हुंडी हवाले को भी डिस्कस करते हैं। और अपना ये जो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज बात कर रहे हैं कार इंपोर्ट्स के हवाले से। एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट, और हर वक्त हमारी नज़रों के सामने इंपोर्टेड कार्स हमें नज़र आती हैं पाकिस्तान की सड़कों पर, और यही सवाल लेकर आए हैं कि भाई ये लोकल कार्स और इंपोर्ट्स कार और एक बहुत बड़ा पैसा जो बाहर से जा रहा है या आ रहा है, इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की जा रही है आज के प्रोग्राम में। तो अरशद महमूद अवान साहब, जो हम बात कर रहे थे कि अगर वहाँ पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कार इंपोर्ट्स करते हैं, अगर वो अकाउंट्स नहीं खोलेंगे और यहाँ पर भी कोई अकाउंट नहीं होगा, तो ये पैसा आएगा जाएगा कैसे, ज़रा ये फरमाएं। मैं उसको ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो अभी मिथ है कि हमारी जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ अ ग्रे इकॉनमी। उसने लास्ट 70s में बड़े उसमें पैचेस ऐसे हैं कि उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, उनमें इरेगुलरिटीज़ हर बिज़नेस के अंदर है। इट्स नॉट रिलेटेड ओनली टू इम्पोर्टेड कार्स के, इसी के अंदर ही इरेगुलरिटीज़ हैं या होता है। हमारी फ्रॉम द डे फर्स्ट गवर्नमेंट से यही आप कहने की गुजारिश है कि आप इस काम को उस पैटर्न पे ले जाएं जैसे हर तरह की इंपोर्ट पाकिस्तान में होती है। वाई देयर इज़ अ डिफरेंट हैंडलिंग विद ओनली द इम्पोर्टेड कार्स, आप क्यों उनके साथ एक डिफरेंट लेवल पर डील करते हैं? पाकिस्तान में कोई भी चीज़ इंपोर्ट होती है उसके लिए आपको LC या बैंक से पैसे लगाते हैं। जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रहता है वो बाहर से ही पैसे भेजेगा। वो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में आ गए तो वो पाकिस्तान से भी पैसे भेज सकता है। ठीक है, अभी जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ आती हैं वो पर्सनल बैगेज गिफ्ट और TR स्कीम के तहत आती हैं। जब ये गाड़ियाँ वहाँ से पाकिस्तान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको परचेज़ करते हैं, वो रेमिटेंसेस अपने GCC स्टेट से या जहाँ पे भी वो होते हैं वो वहाँ से उसको परचेज़ करने के लिए रेमिटेंसेस लगाते हैं। अब आप इस चीज़ का एक एहसास करें कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो इससे बेनिफिट उठाते हैं, कोई BL बेच देता है, कोई गाड़ी बेच देता है, दे अर्न फ्रॉम इट। इट्स अ वाइट कॉलर जॉब। एक भाई दुबई में बैठा हुआ है, एक भाई पाकिस्तान में बैठा हुआ। ठीक है, समझ गए बात। पैसा आप मुझे गाड़ी का ना बताएं कैसे आ रही जा रही, मुझे इसका पैसा जो है वो कैसे आ रहा है जा रहा है, वही मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को इस वक्त सिर्फ ये एतराज़ है कि ड्यूटीज़ का जो अमाउंट है वो बाहर से आए। अब ये एक ऐसी ही मिसाल है कि अगर मेरा भाई मुझे बाहर से एक iPhone गिफ्ट करता है और मुझे गिफ्ट यहाँ पे रिसीव होता है, तो मैं उसको ये कहूँ कि भाई ड्यूटी के पैसे भी तो मुझे भेज देना। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है?
नहीं देखिए, कोई अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपनी एक गाड़ी बेच रहा है, वो तो इतना मैटर नहीं है, लेकिन जब इसको आप एज अ बिजनेस कंसीडर करते हैं, कारोबार, एक इंडस्ट्री जो है कंसीडर करते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में मकसद कार जो है यहाँ पर आ रही हैं, तो इसको तो एज अ इंडस्ट्री ट्रीट करे ना भाई। इसको एक पर्सनल लेवल पे कोई गिफ्ट या ये तो एक हैरतअंगेज बात है। आपने हमारे दिल की बात कर दी। हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि इस बिजनेस को वो इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए, यहाँ से जितनी इंपोर्ट होती है पाकिस्तान से उसको रेगुलराइज किया जाए, और जितनी भी पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है उसको एलसी या बैंक ट्रांसफर के जरिए उसको बिल्कुल किया जाए, क्योंकि हम लोग तमाम टैक्सेस देते हैं, उसके बावजूद भी हम मुजरिम हैं। राशिद खुर्शीद साहब आपके साथ जानिब बढ़ते हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन के। ये जो एक सवाल उठता है कि जब इम्पोर्टेड कार जो है वो हमारे बंदरगाह पे पहुंचती है, तो उसमें जो वहाँ से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जिसने भी गाड़ी भेजी है, वो अमाउंट कितना होता है और उसमें कितना % ऐड होके वो गाड़ी, कितना टैक्स यहाँ पे आप जमा कराते हैं बाहर निकालने में गाड़ी को, कि उसकी कीमत जो है वो आसमानों पे छूने लग जाती है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी इम्पोर्टेड व्हीकल्स यहाँ पे आ रही हैं उसका रेशो इस वक्त आपके लोकल असेंबलर से बहुत ज़्यादा है, जो कि स्टार्ट होता है 95% से और मैक्सिमम जाता है 350%, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है। और ओवर द नाइट इस तरह का SRO जैसे ये आ गया, जिससे आप समझ लें कि स्टेक होल्डर्स को भी नहीं लिया गया एतमाद में, और फिर उसके बाद सेकेंडली इसके अंदर जो है बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए ना। हज़ारों की तादाद में क्लियरिंग एजेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, पोर्ट के डेंटर, पेंटर्स, बहुत लोग इस तरह जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं। एक कार, वैसे तो गाड़ी यहाँ जो मार्केट में बिक रही है इम्पोर्टेड कार, अगर एक छोटी कार ले लें तो मसद कोई 8-9 लाख से लेके करोड़ों की गाड़ियाँ जो इम्पोर्टेड बिक रही हैं। अब आप एक फिगर ले लें, फ़र्ज़ करें अगर एक 10 लाख की कार मार्केट में एक आम कस्टमर जो है मेरा जैसा जाके ले रहा है, फ़र्ज़ करें, तो उसमें वो उसको अगर आप डिवाइड करें कि वो कितना पैसा उसका किस जगह पे जा रहा है, कितना पैसा जो है बाहर जा रहा है, जापान से अगर आई है, कितना पैसा आप कस्टम पे दे रहे हैं, कितना पैसा जो है शोरूम वाला रख रहा है, ज़रा उसको डिवाइड तो करें ज़रा। सर देखें, इसके अंदर तो बेसिकली आपके 100% तो 50% तो आपके उसकी जो है रेशो गवर्नमेंट को जा रही है टैक्सेस की मद में। ठीक है, सही है। देन डिपेंड करता है होलसेलर या जो भी है, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना कितना प्रॉफिट रख रहा है, 10 से 20 हज़ार पे वो रख लेगा। देन फर्दर वो किसी शोरूम डीलर को दे रहा है 10-15 हज़ार पे, वो अपना प्रॉफिट रखेगा। तो मैक्सिमम 50% तो मिनिमम आपका गवर्नमेंट को टैक्सेस की मद में जा रहा है इसका। ठीक है। और वो किस मौके पे टैक्सेस देने होते हैं? यहीं पर ही जब वो एट सोर्स है, एट सोर्स, यानी कि आपको पोर्ट पे ही टैक्सेस सारे अदा करने हैं। अच्छा, ठीक है। साद अहमद कुरैशी साहब, ये फरमाएं, आप वाइस चेयरमैन हैं कार एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन फॉर पाकिस्तान के, इसमें ईमानदारी या धोखा जो है वो कारों की सूरत में आम लोगों को कितना हो रहा है इंपोर्ट्स के अंदर, कि वहाँ जो कार आती है, कहते हैं बहुत से लोग जनाब एक्सीडेंट होती है, उसको बनाया जाता है, कोई 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, कोई 50,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, बस इसमें बहुत से लोग जो हैं वो शक में भी आ जाते हैं, और वहाँ पे या तो अगर कलर हुआ हुआ है, वो इतना खूबसूरत कलर हुआ हुआ है, पहचानने में नहीं आ रहा ओरिजिनल है या ये दोबारा रिपेंट हुई है। तो इसमें जो है ये कैसे आप इसमें चाहेंगे क्या हो कि ये धोखा एक आम आदमी को नीचे ना हो सके, जो कि माजी में कुछ लोगों को हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। ये बड़ा शफाफ सा काम है। 5 साल तक ऑक्शन शीट वेरीफाई कर सकते हैं आप, मतलब किसी भी कंप्यूटर पे कोई जानने वाला है, कोई और डीलर है, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, होता ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई गाड़ी 10,000 किलोमीटर पे आ रही है, कोई गाड़ी 1 लाख किलोमीटर पे आ रही है, लेकिन उसमें कोई चीटिंग नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 100% ही बिल्कुल शफाफ काम है। भाई ऐसा हो 1-2%, 4% होंगे लोग जो करते हैं, लेकिन ये वेरीफाइबल चीज़ें हैं। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ वेरीफाई नहीं है, हर चीज़। हमारे पास तो माशाल्लाह इस मार्केट के अंदर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ ऐसे इंजीनियर पड़े हुए हैं कि मीटर पीछे कर देते। नहीं, मैंने आपको बताया, जब जापान के किसी ऑक्शन से गाड़ी आप लेते हैं तो उसकी एक ऑक्शन शीट साथ मिलती है, उसको थ्रू कंप्यूटर या किसी जानने वाले के थ्रू उसको वेरीफाई किया जा सकता है, जिसकी एज मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल तक आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो मतलब आप इस पूरी एक ट्रेड पे तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि जी सारे चीटर बैठे हुए हैं या सब चीटिंग कर रहे हैं। होंगे 1-2%, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि गाड़ी वेरीफाइबल नहीं है। और दूसरी, अगर हम बात करें इसका कंपैरिजन करें हम लोकल गाड़ी से, तो जो जापान से गाड़ी आ रही है 50,000 किलोमीटर चली हुई, वो फार मोर बेटर है आपकी लोकल मैन्युफैक्चरर या असेंबल हुई हुई गाड़ी से।
फार मोर बेटर है। सिक्योरिटीज़ में, सेफ्टीज़ में, कंफर्ट में, पेट्रोल एवरेज में, हर चीज़ में फार मोर। यहाँ आप 0 मीटर गाड़ी ले रहे हैं, वहाँ से आप 50,000, 60,000, 1 लाख किलोमीटर गाड़ी जो है वो चली भी ले रहे हैं, और वो महंगी ले रहे हैं इम्पोर्टेड कार जो है, और आप कह रहे हैं वो ज़्यादा कंफर्ट है। नहीं, देखिए मैं आपको क्लियर करूं, इंपोर्टेड कार महंगी नहीं है। अच्छा। आपकी लोकल जो मैन्युफैक्चर हुई हुई गाड़ी है वो महंगी है इस वक्त, ये इंपोर्टेड कार सस्ती है। मतलब ये ठीक है, इसको कैसे अरशद साहब जरा इस पर रोशनी डालें। थोड़ा सा ज़्यादा एलिब्रेट करता हूँ। जो आप ये कहते हैं कि जापान का जो ऑक्शन सिस्टम है वो दुनिया का सबसे, आप समझ लें, बेहतरीन ऑक्शन सिस्टम है, जिसके अंदर 5 साल से लेकर 10 साल का डेटा मौजूद होता है। अगर हम लोकल कार इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी एक्सीडेंट गाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ पे भी रिपेयर गाड़ियाँ मिलती हैं, और उनके माइलेज भी रिवर्स होते हैं, पर उनको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता एटलीस्ट अनटिल एंड अनलेस आप उसका कंपैरिजन टेस्ट कराएं कि ये गाड़ी कितनी चली हुई, तो देन यू विल गेट टू नो अबाउट द इंजन कंडीशन। लेकिन जापान में सिर्फ आप इस वक्त पार्क व्हील्स पे चले जाएँ, आप 1000 रुपये दें, यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त भी बैठे हैं, उनको अगर आप फीसेस दें तो वो भी आपको वेरीफाई करके दे देते हैं ऑक्शन रिपोर्ट्स। तो इट्स ऐसा, जब समझ लें, ऐसा टॉक ऑफ टाउन, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग नाउ। और अभी ये इतने लोग एजुकेट हो गए हैं कि जब कस्टमर हमारे लोकल कार डीलर्स के पास आते हैं तो वो सबसे पहले उनसे ऑक्शन रिपोर्ट मांगते हैं, और ख़रीदने के बाद उसको ऑक्शन रिपोर्ट को वेरीफाई कराते हैं। इस वक्त 80% गाड़ियाँ फाइनेंस हो रही हैं। फाइनेंस कंपनियाँ खुद उन ऑक्शन रिपोर्ट्स को वेरीफाई कराती हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी उनके लिए है या नहीं, वो जिस चीज़ के लिए फाइनेंस कर रहे हैं वो आया उसकी वैल्यू इतनी है या नहीं। तो इट्स अ वेरी क्लियर बिजनेस, और मैं ये कहूँगा कि हमारे इस बिज़नेस में शफाफियत बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि लोग एजुकेट हो रहे हैं और लोगों को अपनी वैल्यू ऑफ मनी का पता है। लोग कभी भी महंगी चीज़ नहीं खरीदते। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त आपके ख्यालात सामने आ रहे हैं। ये हम अगर देखते हैं बड़े शहरों में तो कराची की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक गाड़ी में अक्सर एक शख्स जो है वो बैठा हुआ जा रहा होता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि गाड़ी पूरी खाली है, एक शख्स जा रहा है। वो इसी वजह से, क्योंकि अगर वो वाइट शर्ट पहनकर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगा तो शायद अपनी जॉब तक उसकी ये वाइट शर्ट सलामत नहीं रहेगी, वो पहुँच नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है। तो जहाँ ये इस वजह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, तो अगर ट्रांसपोर्ट का मसला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हो रहा, तो कम से कम गाड़ियाँ वो चलनी चाहिए कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। तो क्या ये इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और किस तरह से हैं, ये हम इनसे जानेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। बातें इस पे कहना चाहूँगा। नंबर 1 बात ये है कि हम लोग तो यहाँ पर बैठे हैं अपनी ट्रेड की बेटरमेंट के लिए बैठे हैं, हम सब अपने ब्रेड एंड बटर के लिए बैठे हैं, और जितने एसोसिएट बिजनेस वाले हैं हमारे साथ, चाहे वो क्लियरिंग से वाबस्ता हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या वर्कशॉप्स वाले हैं, या व्हाट्सएवर जो भी हैं, हम उनको तो डिस्कस करते ही हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, नंबर 1 पे कंज्यूमर है। आप किसी भी लोकल जो असेंबलर्स हैं उनके शोरूम पर चले जाएं, आपको रेडी डिलीवरी नहीं मिलेगी। नंबर 1 लोकल कंज्यूमर के लिए। आप मुझे बताएं कि उसको जितने एडिशनल फीचर्स हैं सेफ्टी के हवाले से, जैसे साथ साहब ने फरमाया, नहीं मिलेंगे। एक कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूं, मेरा राइट है कि मुझे 30 लाख रुपए की एक चीज जिसमें जो है 30 से 35 एडिशनल फीचर्स हैं, सेफ्टी के भी और कंफर्ट के भी, तो मैं वो गाड़ी खरीदूं या मैं वो गाड़ी खरीदूं जिसमें वो नहीं है, तो मेरे राइट को जो है वो आप वो नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्ट, के मैं वो गाड़ी ना खरीद सकता हूं। नंबर 1 लोकल जो हमारा कंज्यूमर है सबसे ज्यादा वो इफेक्टिव है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ डिमांड जो है वो 4.5 लाख गाड़ी की है, और यहाँ पर जो असेंबल हो रही है वो 2,86,000 गाड़ियां। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सबसे पहले वो जो यहाँ की डिमांड है उसको फुलफिल करें, उसके बाद कोई ऐसा इनिशिएटिव ले उस पर भी इनको रिस्ट्रिक्ट करें, इनकी अमाउंट में से इनको रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि जो हमारे मुल्क का फायदा है, आप देखें हमारे मुल्क का फायदा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को समझाने वाली बात है, जो हम जाकर बात समझाते भी हैं, वो कहते हैं कि जी देखें ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, जो आप बार बार लफ्ज यूज करते हैं, हम अग्रीड हैं, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। आप देखें एक दिन डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है, अगले दिन 2 लाख रुपए गाड़ी कंपनी की प्राइस बढ़ा देती है। क्यों? इसलिए कि वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, वो भी उसके भी पार्ट्स थ्रू सीकेडी किट इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो सिर्फ ये 3 खानदानों को बेनिफिट देना है। ठीक है, अरशद महमूद अवान साहब ये फरमाएं कि ये तो इंपोर्टेड कार्स की भी इस वक्त एक तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और जब मैं ये प्रोग्राम करने आ रहा था तो बहुत से दोस्तों को जब पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप इन लोगों से सवाल करें कि ये इंपोर्टेड कार्स इतनी महंगी क्यों हुई हैं, और वेरी क्विक, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी मरहले में है कि अब तक वो बात जो कि आप हुकूमत से हमारे प्रोग्राम के ज़रिए नहीं कह सकें, मैं आपको मौका देता हूँ कि आप वो मुतालबा करें। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफिशियल तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पॉलिसी को रिकन्सिडर करें,
और इंपोर्टेड गाड़ियों की जो पाकिस्तान में इंपोर्ट है इसको रेगुलराइज़ करें। रेगुलराइज़ करने से हमारा मकसद यही है कि इसको ऑफिशियल करें, जिसको हम कमर्शियल इंपोर्ट कहते हैं। जैसे और चीज़ों की इंपोर्ट होती है वैसे ही और गुड्स की इंपोर्ट होती है, वैसे ही इस इंपोर्ट को भी रेगुलराइज़ किया जाए और वैसे ही गाड़ियों को पाकिस्तान में आने दिया जाए। आपने अपनी उसमें अर्ज़ की कि प्राइजेस ज़्यादा हैं। प्राइजेस ज़्यादा हमारे ड्यूटी स्ट्रक्चर्स की वजह से हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमने गवर्नमेंट्स को यहाँ तक कहा है कि अगर हमें आप अच्छा स्ट्रक्चर दें तो हम ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे वो 50,000 से लाख रुपए में भी गाड़ी दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल की गाड़ियाँ दे सकते हैं जो कि पाकिस्तान में तस्वर भी नहीं किया जाता। अभी आप लोग बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करता चलूँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। एक कन्वेंशनल गाड़ी जो है वो एक बैरल के अंदर 44 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है इन्वायरमेंट के अंदर, जबकि जब हम हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो बिल्कुल इमिट करती ही नहीं है। हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं वो 22 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती हैं अपने उसके अंदर। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दुनिया में कहीं पर भी जो गाड़ियाँ हम जापान से इंपोर्ट करते हैं वो वहाँ का लोकल डोमेस्टिक मॉडल होता है, एक्सपोर्ट मॉडल भी नहीं होता। एंड दोज मॉडल आर परफेक्ट इन्वायरमेंटल वाइज एंड सेफ्टी फीचर वाइज। उसमें प्री क्रैश सिस्टम भी होता है, उसमें EPS सिस्टम भी होता है जो UN के चार्टर के तहत हम पे लागू है कि जो भी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर बने वो ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर उसके अंदर ये फीचर्स होने लाजमी है। हमारी लोकल इंडस्ट्री कहीं पे भी इन फीचर्स को नहीं फॉलो करती, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वाले की भी जान का ख़तरा है और रोड पर चलने वाले की भी जान का ख़तरा है, जिसकी हिफाजत हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। और हम हुकूमत से ये भी गुजारिश करते हैं कि जो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ है उसके तहत हर बंदे को ये राइट हासिल है कि वो अपनी राइट ऑफ चॉइस है उसके पास कि वो क्या चीज़ ख़रीदे और क्या ना ख़रीदे। लिहाजा हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो जो है इसको इस इंपोर्ट को इजाज़त दे। बीइंग पाकिस्तानी मेरा राइट ऑफ चॉइस क्यों छीना जा रहा है? मुझे गन पॉइंट पे तो नहीं कोई इंपोर्टेड डीलर का गाड़ी बेच रहा ना। तो बात यह है कि जी हमारा राइट ऑफ चॉइस छीना जा रहा है। हमारे लिए गाड़ियाँ महंगी क्यों की हैं पाकिस्तान में? मुझे बताएं, मैं यही गाड़ी दुबई में जाके लेता हूँ जो यहाँ 1.5 करोड़ रुपये की है, वहाँ पर पाकिस्तानी 30,000 रुपये की और 30 लाख की गाड़ी मिल जाती है। तो यहाँ पर पाकिस्तानियों से उनका हक क्यों छीना जा रहा है? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। और कि हम देखते हैं दुनिया में गाड़ी ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इतना मुश्किल काम है गाड़ी ख़रीदना, इतनी महंगी गाड़ी है। तो भाई ये तो बड़ा जुल्म किया हुआ है आवाम के साथ कि लोग इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हैं। डिसाइडेड है ना सर, 3 लोगों के साथ। मुझे तो ऐसा लगता है मोनोपोली है। आप फिर बोलेंगे कि ये बात जो है उस तरफ चली जाती है। आप मुझे बताएं कि ये इतनी हैवी ड्यूटी टैक्सेस लेने के बाद लोगों को यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसको बेचारे को गाड़ी नहीं मिल पाती। क्या कभी पाकिस्तानी को सस्ती गाड़ी मिल सकेगी? मिल सकेगी अगर गवर्नमेंट जो इस वक्त की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आज तक ये नया पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान में वो आज वो तमाम चीजें, पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो रही है। नए पाकिस्तान महंगी, देखिए मैं अभी आपने एक टॉपिक इससे पहले भी कहा, आपने कहा कि जी इंपोर्टेड गाड़ी महंगी क्यों है? महंगी नहीं है। आप ये देखें कि 347% के स्लैब के बावजूद जो गाड़ी हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं लोकल से सस्ती है वो इंपोर्टेड जापानीज करोला। वो जापानी जो हैं, जापानी जिस गाड़ी को उठाकर खुद इस्तेमाल नहीं करते, उनके किसी काम की नहीं रहती, हम उनसे छीन के यहाँ पर लाते हैं जो उन सड़कों पे नहीं चलनी चाहिए, पाकिस्तानी सड़कों पे ऐसा नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जापान के अंदर ऐसा हरगिज नहीं है। जो गाड़ी इंपोर्ट की जाती है वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है जापान से, और पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है, दुनिया में कहीं भी इंपोर्ट होती है, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके लेवल्स हैं, उसी हिसाब से वो गाड़ी खरीदी जाती है। पाकिस्तान में 3 साल पुरानी गाड़ी जो है इंपोर्ट होती है, तो आपका क्या ख्याल है 3 साल में गाड़ी में क्या हो जाता है? जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। इवन के यूज गाड़ी को ला के यहाँ पे हम यूज, अभी आपने फहीम भाई से आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी बात, आपने उन्होंने जिक्र किया, आपने कहा पाकिस्तान में नहीं बनते। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कहाँ पाकिस्तान में बनती हैं जिनको बंद किया जा रहा है? हमारे मुल्क में इस वक्त सिर्फ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही, कन्वेंशनल गाड़ियाँ आ ही नहीं रही, और वो हमारे लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं और फ्यूल इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, साथ साथ मुझे बताएं, क्या लोन के जरिए इंपोर्टेड गाड़ियाँ ली जा सकती हैं? अच्छा, और तकरीबन हर बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है। अच्छा, कोई बैंक ऐसा नहीं है या लीज कंपनी ऐसी नहीं है जो इंपोर्टेड गाड़ी को फाइनेंस नहीं कर रही। ठीक है, ठीक है जनाब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। और राशिद साहब, आप इसमें कोई मुतालबा आपकी जानिब से हुकूमत को? 95% एक्सपोर्टर वाहिद इंपोर्ट हम देख रहे हैं इस एक्सपोर्ट पे, जिसका कि एक्सपोर्टर पाकिस्तानी है, और इससे एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। और इसके मतलब ओवर द नाइट इस तरह आने से काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं हम ना।
काफी नहीं, बहुत ज़्यादा। डायरेक्टली अगर आप बात करते हैं तो 2 लाख फैमिलीज अप्रोक्सीमेटली इस कारोबार से रिलेटेड है, और इनडायरेक्ट ये फिगर 15 लाख पे चला जाता है, जिसमें पोर्ट ड्राइवर से लेके क्लियरिंग एजेंट्स, उनका स्टाफ, शिपिंग एजेंट्स, डेंटर्स, पेंटर्स, सप्लायर्स, बहुत बड़ी ये फील्ड है। पाकिस्तान भर में अगर आप शोरूम्स की तादाद ले लेते हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार शोरूम्स, बहुत बड़ी एक तादाद है। ओवर द नाइट की बात मैं ऐड करूं, फिर फैसल भाई से इस पे इंतजाम करवाते हैं। एक चीज़ और जो इस मुल्क में डेवलप हो रही है इस वक्त, जो जितनी बड़ी कंपनीज हैं जापान की, उन्होंने अपने कॉल सेंटर्स यहाँ पे खोले हुए हैं, उसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं। उनकी जो सैलरीज हैं और रेवेन्यूज़ वो बाहर से आते हैं और यहाँ पे उनको पे जाते हैं। यहाँ पे मैं अगर मैं इस वक्त कहूँ तो हज़ारों के करीब में जो लड़के हैं वो उन कॉल सेंटर में काम करते हैं, और ये इंडस्ट्री इतनी जल्दी ग्रो कर रही है इस वक्त कि पूरी दुनिया, पूरी जापान की जितनी भी इस वक्त कंपनीज हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे अपने कॉल सेंटर्स खोल रहे हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और वो लोग यहाँ से बैठ के पूरी दुनिया के अंदर इस तजारत को कर भी रहे हैं और फरोग भी दे रहे हैं। सर मेरी वो बात अधूरी रह गई कि मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की। देखें हमारे यहाँ 180 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट बिल है हमारा। सबसे नंबर 1 पे जो आइटम आ रहा है वो ऑयल है। अगर यही हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल में भी फायदा है, यहाँ कंज्यूमर में भी फायदा है। यहाँ पर हम जो ड्यूटी टैक्सेस 47% पे दे रहे हैं उसमें भी फायदा है। जब हर चीज का फायदा है तो गवर्नमेंट हमें ऑफिशियली इसको अलाउ क्यों नहीं करती? इस नए पाकिस्तान में एटलीस्ट ये काम लाजमी होना चाहिए, ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, जबरदस्त अंदाज में आपने मुतालबा किया है, और इम्पोर्टेड कार के हवाले से जो आपके मुतालबात थे, यहाँ पे तमाम डीलर्स और ज़बरदस्त आप सबके शोरूम्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बड़े खूबसूरत हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड कार जो नज़र आती हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव आज का प्रोग्राम रहा। यकीनी तौर पर आवाम ने भी के जहनों में भी बहुत से सवालात जो थे वो क्लियर हुए होंगे, और आपके ये मुतालबात हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत जो है वो भी उसको सुनेगी और उसको हल करेगी। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।